हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक नया लेक्चर आज मैं लेके आई हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो जो शुरुआत है वो एक बहुत ही अच्छे लेक्चर से हो रही है। तो जो आज का हमारा जो लेक्चर है, जो पहला टॉपिक है, वो मैंने लिया है आईसीएसई बोर्ड से। तो जो आपके मतलब की बुक में जो पहला चैप्टर दिया है वो है सेल का। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल का, और ऐसे कंटिन्यू करते करते हम कई सारे लेक्चर कवर करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि एक ही लेक्चर में सारे जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कवर कर दिया जाए। सेल के बारे में पढ़ने से पहले ये पॉइंट पता होना चाहिए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो आपको पता होगा कि जो रॉबर्ट हुक हैं 1665 यानी 1665 में उन्होंने सेल की खोज की थी। ओके, एंड उसके बाद जो हमारे रुडोल्फ वर्काउ थे, उन्होंने ओमनी सेलुलर ई सेलुलर means new cell always arise from the division of pre-existing cell। सॉरी। तो देखिए, जो अभी तो आपको पूरी अच्छी तरह से पता ही होगा कि जो हमारी जो नई सेल वो कैसे बनती है। ठीक है, जैसे कि ये एक सेल है, एक सेल है, और ये डिवीज़न करके दो नई सेल बनाती है। तो ये हमारी पुरानी सेल हो गई और ये हमारी नई सेल हो गई। तो जो पहले से सेल है जिसे हम प्री एग्जिस्टिंग सेल कर रहे हैं, वही डिवाइड करके हमारी नई सेल बनाई है। और ऐसे ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होता रहता है। जो सेल होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है लाइफ का। क्यों स्ट्रक्चर होता है? क्योंकि देखिए, एक सेल होती है, ठीक है, वो एक दूसरे सेल से अटैच होती है, ठीक है, फिर वो तीसरे सेल से अटैच होती है। तो इस तरह क्या होता है ना कि वो एक ग्रुप बना लेती है और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो बॉडी के पार्ट होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर ही तो है। जैसे हमारे हाथ का स्ट्रक्चर हुआ, पैर का स्ट्रक्चर हुआ, वो बनाती है। और एक फंक्शन यूनिट होता है हेयर लाइफ की। ठीक है, और जब स्ट्रक्चर ये कई सारे सेल मिलती हैं और एक पार्ट बनाती हैं और फिर बॉडी का अपना कोई काम करती है। ठीक है, मतलब कि बॉडी के जो भी फंक्शन होते हैं वो इनसे ही होते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है ऑफ लाइफ, यानी कि स्ट्रक्चर तो बनाते ही हैं और फंक्शन भी करते हैं। ठीक है, सेल। और हमें पता है कि जो नई सेल बनती है कैसे बनती है, जो पुरानी सेल होती है वही डिवाइड करके हमारी नई सेल बनाती है। तो ये हमारे सेल के बारे में बेसिक था। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ सेल, यानी कि सेल के नंबर कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसे मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक सिंगल सेल होती है, 100 सेल होती है और मिलियन होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कई सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी लाइफ एक ही सेल में मतलब बिता देते हैं। ठीक है, उन्हें मतलब उसी में उनका खाना है, उसी में उनका पीना है, उसी में वो एक्सक्रेशन करते हैं, उसी में वो डिवीजन करते हैं। ठीक है, नई बॉडी बनाते हैं, मतलब एक ही सेल में उनका सारा काम हो जाता है। लेकिन अगर हम खुद को देखें तो क्या हमारा जो बॉडी का पूरा काम है, क्या वो एक सेल में हो रहा है? तो आपका आंसर होगा नहीं। जो हम ह्यूमन बॉडी है वो मल्टीपल सेल से मिलकर बनी है। ओके, तो जब हम पहले शुरुआती तौर से देखें, यानी कि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, तो हमारा जो मतलब था ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेल था। ओके, यानी सिंगल सेल में क्या होता था कि एक ही सेल में, जैसे मैंने पहले बता दिया कि सिंगल सेल में सारी चीज़ें हो जाती थी। ठीक है, सारी चीज़ें होती थी और फिर ये डिवाइड कर जाती थी। ओके, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा होते हैं, यूग्लिना और ईस्ट होते हैं। ठीक है, फ्यू हंड्रेड सेल। उसके बाद जैसे जैसे हमारा क्या कहते हैं इवोल्यूशन होता गया, तो ये सेल जो है थोड़ी सी और डिवाइड कर दी गई और डिवाइड करके कुछ नंबर ऑफ सेल बना ली। ठीक है, जिनमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ तो सेल होती थी, यानी थोड़ी बहुत सेल होती थी, वो जो आपस में जुड़ जाती है और जुड़ के कुछ काम करती है। जैसे स्पायरोगायरा हो गया, वोल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे एल्गी है। ठीक है, जो एल्गी होती है ना पानी में, आप देखते हैं सवालों को, ये उनके एग्जाम्पल हैं। हो सकता हो कि अभी ये आपको समझ में ना आए, लेकिन अभी आप इनके सिर्फ नाम याद कर लीजिए, कहीं आपको लिखने के लिए या किसी ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। बाकी जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको उसमें पढ़ने को मिल जाएगा अच्छी तौर पे, उसमें अच्छा खासा चैप्टर दिया हुआ है। अब मिलियंस यानी नंबर ऑफ सेल अगर मिलियंस में हो, ओके, यानी बहुत सारी हो, तो देखिए अगर आप अपनी बॉडी को देखेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है। ओके, सारी सेल्स मिलती हैं, टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन का बनाती है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और वो ऑर्गन सिस्टम एक अच्छा खासा काम करते हैं बॉडी में। ठीक है, जैसे एक्सक्रेशन सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम देखें तो क्या है, ह्यूमन हो गया, टाइगर, फिश, जितने भी आप बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म को देखते हैं ना, वो मिलियन सेल से बनी होती है। अब हम बात करेंगे सेल का साइज। ओके, अब हमने तो देख लिया कि नंबर के अकॉर्डिंग, अब हम साइज देखेंगे। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल देखी गई थी वो है PPLO। ठीक है, जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा।
ये आपका मतलब एक समझ लीजिए जनरल नॉलेज जी की, ये कहीं भी आपको पूछ सकता है और ये अक्सर पूछा भी जाता है एग्जामों में, कई सारे एग्जामों में, एग्जाम में जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो आपका PPLO होती है, ठीक है। और जैसे वायरस, देखिए ये PPLO होता क्या है, ठीक है, ये वायरस और बैक्टीरिया का इंटरमीडिएट है, यानी कि इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे पाए जाते हैं जो वायरस के होंगे और कुछ कैरेक्टर ऐसे पाए होंगे जो बैक्टीरिया को होंगे, इसलिए इनको इंटरमीडिएट कहा गया है, ठीक है। अब देखिए बात करें सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी हो सकती है, तो जो आपने ऑस्ट्रिच देखा होगा, ऑस्ट्रिच के अंडे कितने बड़े बड़े होते हैं, वो उससे बड़ा तो कोई नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं डायनासोर, लेकिन वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो जो प्रेजेंट टाइम में है हम उनकी ही बात करेंगे, ठीक है। हम किसी फॉसिल्स की बात नहीं करेंगे, जो यहाँ पे नहीं है उनकी बात नहीं करेंगे। तो अगर आप अपने आंखों से देख रहे हैं या आपने कभी टीवी पे देखा होगा, फ़ोन पे देखा होगा या न्यूज़पेपर में देखा होगा, तो ऑस्ट्रिच का अंडा जो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, यानी सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, तो अगर ह्यूमन की बात करें, स्पेशली जो नर्व सेल होती है वो सबसे लंबी सेल होती है, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी, अब हम स्पेशली ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो जो ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, अगर आप अपने आप को देखिए, अपनी बॉडी को देखिए, तो आपके मन में ये विचार आया होगा कि हमारे शरीर में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है और सबसे बड़ी सेल होती है कौन सी होती है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो स्पर्म की होती है और जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो ओवम की होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम मेल की बात करें तो स्पर्म और अगर फीमेल की बात करें तो ओवम, ओके। अब देखिए जो वेगास नर्व होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है, जिराफ की जो नेक होती है, आपने देखा होगा कि जिराफ की नेक कितनी बड़ी होती है, ठीक है, उतनी ही लंबी वेगास नर्व होती है, जितनी लंबी उसकी नेक होती है ना उतनी ही लंबी वेगास नर्व होती है, ठीक है। ये 3 मीटर लंबी होती है, सबसे लंबी नर्व की बात हो रही है। अब हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, अब हम बात करेंगे सेल का शेप, ठीक है, साइज हो गया, नंबर हो गया। अब हम शेप की बात करेंगे, होती कैसी है सेल, ठीक है। आपने कभी सेल देखा होगा, क्या वो गोल होती है, क्या वो लंबी होती है, क्या चौकोर होती है, कैसी होती है, ट्रायंगल शेप में होती है, तो हम ये बात करेंगे, ठीक है। तो सेल का शेप कैसा होता है, तो देखिए सेल का शेप अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, और ये कारण क्या है उनका अलग अलग प्रकार का होना, ठीक है। तो जो सेल का शेप है अगर वो गोल है तो गोल इसलिए है क्योंकि उसे कुछ दूसरा फंक्शन करना है, उस फंक्शन के लिए उसे गोल सेल चाहिए। और अगर उसका शेप लंबा है तो हो सकता है कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए उसे लंबी सेल चाहिए, ठीक है। और अगर सेल जो है फॉर एग्जांपल के लिए ट्रायंगल शेप है तो ये मान लीजिए कि उसे कुछ और फंक्शन करने, इसीलिए अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग सेल का शेप होता है, ठीक है। तो जो लॉन्ग, उसके बाद जो बाइकॉन के सेल होती है वो RBC की होती है, एमोवाइड सेल होती है वो WBC की होती है, यानी वाइट ब्लड सेल की होती है, ठीक है। और जो पी शेप होती है वो गार्ड से स्टोमाटा में होती है। जब आप प्लांट के बारे में पढ़ेंगे ना स्टोमाटा, तो उसमें आप देखेंगे स्टोमाटा में गार्ड सेल होती है कुछ इस तरह से, यानी कि ऐसे गार्ड सेल होती है ना, तो उसमें बीन के आकार का होता है वो गार्ड शेप, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गेनल्स क्या होता है, ठीक है। देखिए पहले हम समझते हैं कि ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन बॉडी का पार्ट होता है, ठीक है, जैसे हाथ आपकी एक ऑर्गन हो गया, ठीक है, आपकी आंखें एक ऑर्गन हो गई, आपका पैर एक ऑर्गन हो गया, ठीक है। और वो जो होता है, देखिए आपका हाथ एक ऑर्गन है और वो एक बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, ये हम समझ गए ऑर्गन। ऑर्गनल्स क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आपका ये हाथ है, सपोज ये आपका हैंड है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप प्लीज़ डायग्राम पे ना जाए। तो जो आपका हाथ है ना वो क्या होता है, बहुत सारी सेल से बना होता है, ठीक है, सेल से बना होता है, यानी कि हम एक पॉइंट लेके चलते हैं, अभी ये काफ़ी लंबा है। यानी कि अगर देखिए सेल होती है, एक सेल होती है, 2 सेल होती है, 3 सेल होती है, इस एक सेल होती है, और जब ये बहुत सारी सेल बनती है तो टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है जो आपका ये है, ठीक है। तो देखिए इसमें से अगर एक हम सेल लेंगे तो इस सेल के भी अपने एक पार्ट होते हैं, यानी सेल एक समझ लीजिए ये बॉडी है, यानी कि अगर हम कहेंगे कि लूसी नाम की बॉडी है, और इस यानी समझिए लूसी है, लूसी सेल का नाम है, ओके। और इसके भी देखिए ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है, इसके भी शरीर में तो कुछ बॉडी के पार्ट तो होंगे, तो इसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये अपना काम करती है। तो जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी सेल के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। यानी अगर हम नॉर्मली मोटी मोटी अगर तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ों को, कि जो सेल के अंदर का पार्ट होता है उसको ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। और हर ऑर्गेनल्स का अपना एक अलग फंक्शन होता है, ओके। अब हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो सेल में 3 मेन पार्ट होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म।
तो ये तो हो गए, लेकिन एक और होता है प्रोटोप्लाज्म। वो क्या होता है? सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल जेली लाइक कलरलेस। ये नहीं, देखिए हम ऐसे ही बता देते हैं आपको। प्रोटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जेल देखा ना आपने, जैसे आपका पहले के टाइम में क्या होती ना, एक पैकेट में यानी पॉलीथीन की पैकेट होती थी, उसमें ले आती थी, ठीक है, जो थोड़ा चिपचिपी से होती थी, कुछ ऐसा होता है। और एक नीली होती थी, एक वाइट होती थी, तो वो जो है सफ़ेद रंग की होती थी, ठीक है। तो जेली लाइक वाइट कलर की होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि हम उसे आर पार देख सकते हैं, और बहुत चिपचिपा सा एक लिविंग पदार्थ होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो देखिए साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर प्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है। और इसके बारे में पुरकिंजे ने बताया था, ठीक है। यानी कि देखिए आपका ये सेल है, ठीक है, यहाँ सेल के अंदर एक आपका लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास भी एक न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म, यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ आपका लिक्विड होता है, और सेल के अंदर भी कुछ लिक्विड होता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म को मिला के ही प्रोटोप्लाज्म बनता है, ओके। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेल वॉल। सेल की वॉल, दीवार, ठीक है, क्या वॉल लिविंग होती है? नहीं ना, और कितनी हार्ड होती है। तो क्या आपके अंदर वॉल है? एक आप बात सोचिए कि आपके अंदर वॉल है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर कोई ईंटे की दीवार नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग दीवार नहीं है। तो अगर आपको बताया जाए कि सेल वॉल किस में पाई जाती है, तो आप अपने को कभी मत गिनिएगा, आप ये गिनिएगा कि प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। देखिए कुछ आपने वुडी प्लांट को देखा होगा, एक सोचने के तौर पे मैंने बताया, जैसे नीम का हो गया, आम हो गया, देखिए उनकी जो स्टेम होती है कितनी मोटी मोटी होती है, ठीक है, और कितनी हार्ड होती है। तो समझ लीजिए मैं सेल वॉल है, ये समझने के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो सेल वॉल आपके बैक्टीरिया और प्लांट में पाया जाता है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। अब हम बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट, यानी कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है, ठीक है। अगर हम सेल वॉल को हटा दें, ठीक है, तो देखिए सेल वॉल होता क्या है मैंने बता दिया, ठीक है। एक कवरिंग होती है, देखिए जैसे समझ लीजिए ये है, ठीक है, ये सेल है, तो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है इसी को ही आपका सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, जो प्लांट या बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे में सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, ठीक है। तो जो प्लांट है उसमें सेल वॉल पाया जाता है। तो अगर इस वॉल को हम हटा दें, इस वॉल को हम यहाँ से रिमूव करके हटा दें, तो जो ये बाकी बचा हुआ पार्ट होगा, यानी सेल वॉल को हटाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो मटेरियल बच जाता है, वही प्रोटोप्लास्ट होता है, ठीक है। किसमें होता है, आपको ध्यान रखना है कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट में पाया जाता है। ये आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, नॉन लिविंग होता है, बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है, और परमेएबल होती है। फंक्शन क्या होता है, देखिए अगर आप एक पानी का ड्रॉप लीजिए और उसे कहीं गिरा दीजिए तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आप एक रिंग लीजिए और उस रिंग के अंदर पानी के ड्रॉप डालिए, ठीक है, तो रिंग के अंदर ही पानी का ड्रॉप रहेगा, ठीक है। अगर वो गोल है, अगर रिंग आपकी गोल है तो जो पानी का ड्रॉप होगा वो गोल शेप में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी रिंग रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा पानी का ड्रॉप। तो इसीलिए क्या होता है, सेल वॉल एक शेप प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है। ये मजबूत होती है, मजबूत इसलिए होती है ताकि मतलब टूटे ना सेल हमारी, कुछ उसको इंजरी ना हो। प्रोटेक्शन करती है, किसकी प्रोटेक्शन करती है, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा कि जो सेल होती है, ठीक है, सेल के अंदर भी कुछ चीज़ें होती है, सेल का कुछ पार्ट होता है, उसे ऑर्गेनल्स कहते हैं, उनका प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। और क्या करती है, कुछ चीज़ों को पास करने में भी हेल्प करती है, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, इन सबको अलाउ करती है पास करने के लिए। तो ये जो यहाँ पे अब आप आगे देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की कोशिश नहीं की है। जो आपके बुक में है ना, मैंने वही लिया है ताकि मैं उस चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, समझा सकूँ। तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातों को यहाँ पे नहीं अलाउ किया है, मतलब जो नॉर्मली बेसिक होता है ना, कि आप उस पर टू द पॉइंट समझ जाए चीज़ों को कि वो चीज़ें होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आपकी आउटर कवरिंग होती है। अभी हमने बात कर लिया कि एनिमल्स में आउटर मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट बैक्टीरिया होती है उसमें सेल वॉल होती है, ठीक। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग मेम्ब्रेन होती है, और ये क्या काम करती है, सेलेक्टिव परमेएबल होती है, यानी कि कोई भी ऐसे चलते फिरते इस सेल के अंदर नहीं एंटर कर सकता है, ठीक है। ये पहले उसे चेक करेगी, देखेगी कि ये उसके काम का है कि नहीं है, और तब उसे परमिशन देगी एंटर करने के लिए, ठीक है। जैसे लिपो हो गए, प्रोटीन्स हो गया, यानी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये भी शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये रेगुलेट करती है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आएगा और सेल के बाहर जाएगा, सब। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की बात करें। देखिए साइटोप्लाज्म क्या है मैं बताती हूँ आपको। देखिए इसे इस तरह समझ सकते हैं कि ये आपका सेल है और सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है।
एक लिक्विड भरा हुआ है और इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो लिक्विड है इसे ही हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं केवल न्यूक्लियस को छोड़ के, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है जो आपका यहाँ पे बीच में आपको पता ही होगा न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा, बाकी इसके चारों तरफ ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें 95% वाटर तो होता है, साथ में कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक है। और इसी साइटोप्लाज्म में जितनी भी सेल की एक्टिविटी होती है वो होता है, ठीक है। और सेल ऑर्गन्स तो इसके अंदर होते ही हैं और ये एनारोबिक रिस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछता है हमेशा कि कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कौन सी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना वो आपका डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यानी 2 लेयर की बनी होती है। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, उसको क्रस्टी बोलते हैं, ठीक है। क्रस्टी यानी कि इस तरह कैसे फोल्ड होती है, ठीक है, इस तरह की फोल्डेड होती है। सॉसेज लाइक होती है, सॉसेज लाइक मतलब कि आपने हॉट डॉग वगैरह देखा होगा। अगर देखिए, अगर अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो को डालते समय, एडिट करते समय अगर वो डायग्राम आ गया, फिट हो गया तो मैं इसे डाल दूँगी, और नहीं तो आप गूगल्स पे जाकर सर्च कर लीजिएगा हॉट डॉग कैसे होता है, तो अब वो सॉसेज लाइक होता है, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, एंजाइम्स होता है, ठीक है। और ये एटीपी फॉर्म करती है, एनर्जी को रिलीज करती है और कैल्शियम को मेंटेन कर रखती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ईआर को। ईआर का फुल फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या काम करती है? कनेक्ट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है, इनर साइड की तरफ, और आउटर साइड की तरफ सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपका ये सेल है और ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे इनर साइड में ये इसके नज़दीक होगी और आउटर साइड में ये सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक होगी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब होता है ट्यूबुलर होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ट्यूबुलर होती है, ट्यूबुलर यानी कि कैसे, जैसे कि देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक होती है। और डबल मेम्ब्रेन की होती है, यानी कि इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। स्मूथ होता है, स्मूथ और रफ होता है। देखिए अगर इसके ऊपर राइबोसोम रहेंगे, ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम लगे रहेंगे तो ये आपका रफ होगा क्योंकि राइबोसोम है, और अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो ये स्मूथ मतलब होगा, ठीक है, ईआर, स्मूथ ईआर रहेगा। अगर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो रफ होंगे, और अगर नहीं होंगे तो स्मूथ होंगे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? ईआर का जो फंक्शन होता है वो क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? कैल्शियम को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करता है, और क्या काम करता है? लिपिड। देखिए हमने बात किया कि एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है, ठीक है। तो जो रफ होता है वो क्या काम करता है? प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है, ठीक है, और इसे ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी के ऊपर, ठीक है। गोल्जी में भी हम पढ़ेंगे, गोल्जी का जो पार्ट होता है ना, मतलब उसके किस पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट करता है। और एक आपका स्मूथ होता है, तो जो स्मूथ होता है उस पर लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है, यानी कि मतलब कि हम बात करें कि जो स्मूथ ईआर होता है उस पर लिपिड, स्टेरॉइड यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की फॉर्मेशन होता है, और जो रफ होता है उसमें प्रोटीन का होता है। अब हम बात करें गोल्जी अपैरेटस की। तो जो गोल्जी अपैरेटस होता है जिसको प्लांट में डिक्टियोसोम भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं, ट्यूबुलर, वेसिकल और वैक्यूल्स, ठीक है। तो देखिए इसके हम डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये ट्यूबुलर फॉर्म में है, ये देख रहे हैं ट्यूब फॉर्म में है, और आपका देखिए डबल भी है, ठीक है, जो इस तरह होगा ना सी फॉर्म में। देखिए कुछ सी है, ये देखिए सी, इसका एक ही फेस ये है और एक फेस ये है। तो जो इस तरह का सी टाइप का है ये सिस फेस होता है, ठीक है। यहाँ प्रोटीन लिपिड यहाँ से रिसीविंग होगा, ठीक है। और देखिए एक इस तरह सा है फ्लैट टाइप का ट्रांसफ़र, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये इसका होता है। तो ट्यूबुलर होता है। वेसिकल, वेसिकल कहाँ गया? देखिए ये आपके जो देख रहे हैं ये विस्कल्स है, ठीक है। यहाँ से विस्कल बनना स्टार्ट हो गया, यानी बर्ड फॉर्म में विस्कल बनना शुरू करेगा, तो प्राइमरी विस्कल हो गया, और ये देखिए बन के यहाँ निकल गया तो सेकेंडरी विस्कल हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या कहते हैं, लोकेशन कहाँ होता है? ये नियर न्यूक्लियस और ईआर, ठीक है, न्यूक्लियस और ईआर के बीच में होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें सिस्टर्नी, इसमें सिस्टर्नी क्या होता है? फ्लैट डिस्क शेप होता है। देखिए ये जो है ना, ये इसको आप देख रहे हैं ना, यही सिस्टर्नी जो फ्लैट डिस्क शेप दिख रही है, ठीक है। सिस फॉर्म आपने देख लिया, रिसीविंग होता है और यहाँ से ट्रांसफर होता है। फंक्शन क्या होता है? ये सेल वॉल को फॉर्मेशन करती है। अभी हमने पढ़ा ना कि प्लांट में सेल वॉल होती है, तो वो सेल वॉल बन कहाँ से रही है, ठीक है, तो वो बन रही है गोल्जी से, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। एक्रोसोम कहाँ होता है? देखिए ये स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है उसमें आपका यहाँ पे एक्रोसोम होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन करती है। जो अंडे का पीला भाग होता है उसका सिक्रेशन करती है, यानी कि उसका फॉर्मेशन करने में हेल्प कर देती है, और बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है।
अब हम बात करेंगे राइबोसोम की, ठीक है। तो राइबोसोम विथआउट मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये एक ऐसा, देखिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन होती है, कौन सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और कौन सा जो होता है ऑर्गेनेल ए मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो राइबोसोम ऐसा है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये स्पेरिकल शेप में होता है, ठीक है। आरएनए प्रोटीन्स और क्या का सिक्रेशन करती है, ठीक है, यानी आरएनए प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। और ये क्या काम करती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, या ईआर में प्रेजेंट होती है। अभी हमने पढ़ा कि जो ईआर के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो रफ ईआर कहलाता है। और इसका राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, यानी कि मेन इसका काम ये होता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम, सुसाइडियल बैग जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो काम होता है कि जो अनडाइजेशन चीज़ होती है, यानी अनडाइजेशन चीज़ क्या है, जो इंट्रासेलुलर चीज़ होती है, जो सेल्स होते हैं ख़राब हो जाते हैं या कुछ मल फंक्शन करते हैं या काम के नहीं होते, तो लाइसोसोम उसे क्या काम कर देता है, उसे खा जाता है। इसलिए इसे सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सेक बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडी। देखिए ये निकलता क्या है, ये गोल्जी बॉडी से एक बर्ड के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। और एक 14 डिफरेंट टाइप के एंजाइम इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करता है, जो भी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, जो इंजरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो खराब हो जाते हैं ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर, उसे डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिपिड्स की। तो देखिए लिपिड्स कई काइंड्स के होते हैं, ठीक है, कई टाइप के लिपिड्स होते हैं और डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर डीएनए और एंजाइम्स होते हैं। और लिपिड क्या काम करते हैं, देखिए अभी लिपिड जो है फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो जो अब देखिए काइंड्स के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो स्टार, जो स्टार्च होता है उसका स्टोर करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कलर होता है, ठीक है, कलर प्रोवाइड करता है। और जो होता है वो कलर देता है, ठीक है, जैसे हमारे फलों को, हमारे फूलों को, ठीक है। ये प्लास्टिड का एक काइंड्स है, प्रकार है। और क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, क्लोरोफिल रखता है, जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, ठीक है। तो जो सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स होता है वो न्यूक्लियस होता है, जो बीचों बीच में होता है, ठीक है। इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी हमको दिखने को मिलता है, जो क्रोमेटिन फाइबर होता है, और जिसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो न्यूक्लियस पोर कॉम्प्लेक्स भी होता है। देखिए जैसे न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे भी एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये भी रेगुलेट करते हैं कि कौन सी चीज़ों को अंदर आना है, कौन सी चीज़ों को नहीं अंदर आना है, ठीक है। और कितने बड़े साइज की चीज़ों को अंदर आना है, ठीक है। और ये क्या काम करती है, सेल की ग्रोथ और उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, यानी कि सेल को रेगुलेट करती है, कि सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करती है, ठीक है। ट्रांसफ़र करती है हेरेडिटी कैरेक्टर को, ठीक है, यानी कि जो भी कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी कि वो डिसाइड करती है कि कौन सा कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। अब हम बात करें न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है, ये जो है न्यूक्लियस के अंदर होती है, राउंड शेप की होती है, ठीक है। इसके अंदर यानी कि देखिए ये सेल के अंदर ही होती है, राउंड शेप की होती है, लेकिन इसमें क्या होती है ना, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये क्या काम करती है, राइबोसोम को प्रोड्यूस करती है और आरएनए को स्टोर और फॉर्मेशन भी करती है, यानी कि बनाएगी भी, स्टोर भी करके रखेगी। अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम की, ठीक है। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, वो लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के ही पास में, और एक या दो जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल एनिमल सेल डिवीजन। ये क्या काम करते हैं कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो देखिए ये कहाँ होती है, न्यूक्लियस के पास होती है और सेल डिवीजन में हेल्प करती है। और देखिए एक या दो सेंट्रियोल जो होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल से घिरे होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, देखिए जो एनिमल सेल होते हैं उसमें या तो वैक्यूल्स होंगे ही नहीं। वैक्यूल्स का मतलब खाली जगह, ठीक है, खाली जगह होता है जहाँ भी कोई चीज़ें जो होती है ना, कुछ चीज़ें स्टोरेज करती हैं, यानी कि वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो एनिमल सेल में या तो होती नहीं है या बहुत छोटी होती है, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। ये नॉन लिविंग होती है, ओके। और ये क्या काम करती है, चलिए देख लेते हैं। ये सेल को एक टर्जिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, यानी कि सेल को मतलब सिकुड़ने नहीं देती है, टर्जिटी प्रोवाइड करती है। वाटर को स्टोर करके रखती है और कुछ अदर सब्सटेंस पिगमेंट को भी स्टोर करके रखती है। और देखा जाए तो वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखती है। और देखिए टोनोप्लास्ट भी होता है। टोनोप्लास्ट क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन दैट सराउंड द वैक्यूल इन प्लांट सेल, ठीक है। अब देखिए वैक्यूल्स होता है खाली जगह, यानी कि देखिए ये वैक्यूल्स अगर है सपोज है तो उस वैक्यूल्स को भी एक लेयर घेर के रखती है, ठीक है। इसी को ही टोनोप्लास्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट के बाद हम ग्रेन्यूल्स को देखते हैं। जो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग तो होते हैं, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल या ड्रॉपलेट, यानी कि होते हैं छोटे छोटे टाइप के। और क्या काम करती है, स्टोर करके रहती है स्टार्च को प्लांट सेल के अंदर, और ग्लाइकोजन का करती है एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल में ये ग्लाइकोजन को स्टोर कर रखी और प्लांट में स्टार्च को। अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं आपके, कुछ में एक होते हैं जो एक ही सेल में सारा काम कर लेते हैं, और
किसी किसी में मल्टीपल सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, वो मिलके एक टिश्यू बनाती है, टिश्यू ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, और फंक्शन करती है मिलके। तो देखिए जिसके अंदर एक ही सेल के अंदर सारा काम होता है तो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है, जो सिंगल सेल से बनी होती है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरामीशिया। और जो मल्टी सेल होते हैं वो बहुत सारे से मिलकर बने होते हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, ठीक है। सेल वाल होती है कि इसमें है प्लांट में, और प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए प्लांट क्या होते हैं, वो ग्रीन होते हैं। क्यों ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का क्या काम है, भोजन को बनाना। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट के अंदर ही होता है, ना हम हरे होते हैं और ना हम अपना भोजन बनाते हैं, तो हमारे अंदर तो क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो मैं एक लेके आई हूँ डायग्राम जो कि हमारे प्लांट सेल का है और आपकी बुक का है, ठीक है। तो देखिए हम एक देख लेते हैं। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ है, ठीक है। देखिए पहले हम न्यूक्लियस को देखेंगे। न्यूक्लियस में क्या क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोपोर है, ठीक है। ये देखिए ये आपका देखिए सबसे जो बड़ा ऑर्गेनस है वो न्यूक्लियस ही है, ठीक है। ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर देखिए ये एक पदार्थ भरा है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। इसके चारों तरफ ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोपोर है, कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर चीज़ें आएंगी जाएंगी, ठीक है। और देखिए एक डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अब देखिए और साइटोप्लाज्म कहाँ, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना सेल में जो अंदर एक तरफ भरा है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराता है। और देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ये देखिए ये ग्रीन कलर का है, ये क्लोरोप्लास्ट है आपका। माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए ये सॉसेज शेप है ना, यानी कुछ इस तरह का, हॉट डॉग कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह का। और ये क्रिस्टी है, इनर मेम्ब्रेन होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका है, ठीक है। और ये देखिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है। और देखिए बाहर की तरफ क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। ये प्लांट सेल है। वैक्यूल, देखिए प्लांट सेल में कितना बड़ा वैक्यूल्स है, ये आप देख रहे हैं वैक्यूल्स है, ठीक है। और इसी को ही घेरे होता है टोनोप्लास्ट, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ है आपके, ये आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब स्मूथ ईआर क्या है, ये देखिए स्मूथ ईआर है क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, सॉरी राइबोसोम एब्सेंट है। रफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए रफ है, ये देखिए ये आपका है ईआर, इस पे जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए रफ है। और ये देखिए जो छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं ये राउंड राउंड शेप में, ये राइबोसोम है। तो ये आपका एक सेल का स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। अब हम बात करेंगे एनिमल सेल की। तो देखिए एनिमल सेल में हम आपको लाइसोसोम दिखा रहे हैं, ये देखिए जो अनडाइजेशन चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेती है। ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, सेम जैसे प्लांट में था वैसे यहाँ भी है। और देखिए राइबोसोम है, ठीक है। ये जो आपके ईआर के ऊपर लगे राइबोसोम है। रफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ईआर के ऊपर आपका राइबोसोम है, तो रफ ईआर हो गया। और जो जिस ईआर में आपका राइबोसोम नहीं होगा वो स्मूथ होगा। गोल्जी एपरेटस, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। और सेम जो न्यूक्लियस हमने जहाँ प्लांट सेल में पढ़ा था सेम वैसे ही न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियो कॉम्प्लेक्स है, ये आपका न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और ये आपका सेंट्रोसोम है और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। तो बस गाइस आज का जो लेक्चर था इतना ही था, ये सेल के बारे में था। आई होप आपको सेल के बारे में जो बातें थोड़ी बहुत क्लियर हो ही गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो एक दो बार और देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या ये भी आप कर सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना अगर बुक पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम इसी का एक पार्ट लेके आएंगे, प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंस, ओके। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम एक और नया लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।